Hello friends, this is Dr. Chandni. Welcome to my channel Dr. Chandni's Homeopathy. सो लास्ट हमने सारी वीडियोस देखी है वाइटल फ्लूइड दैट इज़ ब्लड के ऊपर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर और उसके पैथोलॉजिकल कंडीशन एनीमिया के ऊपर. अब हम आज देखने वाले हैं द सेकेंड मोस्ट वाइटल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. और ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है. इसको डिटेल में समझाने के लिए हमने 2 पार्ट में वीडियो बनाई है. फर्स्ट पार्ट में आज हम देखेंगे बेसिक नीड्स, बेसिक मूवमेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, एंड सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस. ठीक है, फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज़ एंड टिश्यूज़ टू द लंग्स. सो आज का टॉपिक शुरू करते हैं. फर्स्ट इज़ डेफिनेशन. सबसे पहले लेमन लैंग्वेज में अगर कोई भी आपसे पूछेगा रेस्पिरेशन क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे कि ब्रीदिंग करना, या फिर ऑक्सीजन को इनहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना. तो ये होता है नॉर्मल इसका फिनोमेना. लेकिन इसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है, जब उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस से ब्रेक डाउन होता है और उसके ब्रेक डाउन के प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ा अमाउंट में रिलीज़ होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं, और उसको हम अपनी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. सो बेसिक डेफिनेशन इज इट इज़ अ प्रोसेस इन विच रेस्पिरेटरी सब्सटेंस और द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स लाइक सुक्रोज, ग्लूकोज और अदर sugar feeds, organic acid proteins, they are broken down through the oxidation, accompanying with the release of energy and its storage or conservation in the form of ATP with CO2 release as a consequence. ठीक है. अब बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन बाय विच फूड मटेरियल्स आर ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस CO2, वाटर एंड एनर्जी. ये इक्वेशन जो स्टार्ट ग्लूकोज की हम 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सेवरल एंजाइम्स, और जो रिलीज़ क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल एंड एनर्जी. एक बार में कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है? 686 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज़ होती है. अब ये है रेस्पिरेटरी ऑर्गन का स्ट्रक्चर. प्राइमरी ऑर्गन क्या है? लंग्स है, ट्रैकिया है. ठीक है, लेकिन बिगिनिंग से शुरू करते हैं. कहाँ से शुरू होता है? साउंड बॉक्स से. ठीक है, साउंड बॉक्स से रेस्पिरेटरी ऑर्गन शुरू होते हैं. वहाँ पे एयर की एंट्री होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, वोकल कॉर्ड्स जिसको हम बोलते हैं. उसके बाद होता है स्ट्रक्चर एपिग्लोटिस का. देखेंगे ट्रैकिया के जस्ट पीछे यानी पोस्टीरियर टू ट्रैकिया ईसोफेगस सिचुएटेड होती है. ईसोफेगस को और क्या बोलते हैं? फूड पाइप. ठीक है, तो ट्रैकिया हॉलो स्ट्रक्चर होता है जिसमें एयर की एंट्री होती है. तो ट्रैकिया में फूड की एंट्री प्रिवेंट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? एपिग्लोटिस. ठीक है, उसके बाद ट्रैकिया जैसे कि हमने देखा एक हॉलो पाइप होता है, या वेंट पाइप इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें एयर एंट्री लेती है. तो ये क्योंकि कोलैप्स की कंडीशन यहाँ पे बनती है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीरियरली क्या होती है? कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है जो कि ट्रैकिया को इंटैक्ट रखता है. ठीक है, उसको कोलैप्स नहीं होने देता है. उसके बाद में जब हम आएंगे तो इधर थोरेसिक कैविटी में ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाएगी, है ना. प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड होने के बाद वो लंग्स में एंटर कर जाएगी. ईच साइड, लेफ्ट और राइट साइड, ईच साइड वो डिवाइड होकर लंग्स में एंट्री करेगी. उसके बाद उसका बाइफोकेशन होगा इनटू द सेकेंडरी ब्रोंकियाई. सेकेंडरी ब्रोंकियाई के बाद टर्शरी ब्रोंकियाई. टर्शरी ब्रोंकियाई के बाद इनफंडिबुलम एंड द एल्वियोलाइज. तो इस तरह से अप्रोक्स 23 टाइम्स जो है हमारी ब्रोंकस डिवाइड होती है ना. इसके बाद ये है लंग्स जो कि डिफरेंट लोब्स में बाइफर्केट मतलब क्लासीफाई किया हुआ है. लेफ्ट साइड में 3 लोब होते हैं, अपर लोब, लोअर लोब एंड द मिडिल लोब. लेकिन राइट साइड में 2 ही लोब होते हैं, अपर एंड द लोअर लोब. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हार्ट प्लेस्ड होता है राइट साइड में.
अब जो लंग्स होते हैं वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं, थोरेसिक कैविटी में। लंग्स के बिलो ही एक मस्कुलेचर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम, और उसके बाद होती है एब्डोमिनल कैविटी। तो डायफ्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रेस्पिरेटरी में भी, ब्रीदिंग मैकेनिज्म में भी, और ये क्या करता है, थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट आउट करता है। उसके बाद में एंटीरियरली हमको पता है कि लंग्स जो हैं वो रिब्स के थ्रू कवर्ड होते हैं, तो 12 पेयर ऑफ रिब्स से लंग्स कवर्ड होते हैं। और लंग्स के सराउंडिंग में क्या होती है, एक प्लूरल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, और उसके बाद सेकेंड लेयर होती है विसरल मेम्ब्रेन, और उसमें फ्लूइड भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। और उसी के सराउंडिंग में क्या होती है, मसल्स होती है ना, रिब्स से कनेक्टेड मसल्स होती है जिनकी मूवमेंट से ही हमारे रेस्पिरेशन पॉसिबल हो पाता है। कौन सी मसल्स होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये पूरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है जो कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म में पार्ट लेते हैं। और अगर आप ये बेसिक डायग्राम समझ गए तो फिर आगे समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, साउंड बॉक्स और द वोकल कॉर्ड्स, देन द एपिग्लोटिस, देन द ट्रैकिया बाइफोकेट्स इनटू प्राइमरी ब्रोंकस, देन इनटू सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकस। उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होते हैं, एल्वियोलाइज होते हैं। एल्वियोलाइज आर दी एयर सैक्स जिसमें कि एयर फिल्ड होती है और यहीं से गैसियस ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि एल्वियोलाई जो होती है वो वीनस कैपिलरीज से कनेक्टेड होती है बाद में। उसके बाद लंग्स हो गया, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई, एंटीरियरली रिब्स हो गई, इंटरकोस्टल मसल्स एंड द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एंड लास्ट इज द डायफ्राम। नाउ नेक्स्ट इज़ द मैकेनिज़्म। अब जो रेस्पिरेशन है ये टोटली 2 फेज़ में कंप्लीट होती है, जो हम बोलते हैं इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है। तो इंस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो लंग्स का जो सरफेस एरिया है ना, वो एंटीरियरली बढ़ जाता है, क्योंकि रिब्स की मूवमेंट होती है फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। तो जब रिब्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिब्स जो है वो फॉरवर्ड और अपवर्ड मूव कर रही है, तो जो लंग का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। एंड सेकेंडली जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा एज कंपेरिजन टू एटमॉस्फेरिक एयर। और जैसे ही उसका प्रेशर कम होगा तो पता है हमको कि जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है वो कहाँ से होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे। तो जब एटमॉस्फेरिक एयर का कॉन्सेंट्रेशन हायर होगा एज कंपेरिजन टू लंग पैरेन्काइमा सेल्स, वहाँ पे एयर क्या होगी, डिफ्यूज हो जाएगी इनटू द लंग्स। ये होती है द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन, ठीक है। एंड इसके वाइस वर्सा, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो रही है तो क्या होगा, लंग का वॉल्यूम और सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, उसकी डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगी, डायफ्राम जो है पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इसके कारण एटमॉस्फेरिक एयर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगा एज कंपेरिजन टू लंग पैरेन्काइमा सेल्स, और यहाँ से फिर एयर डिफ्यूज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर हो जाएगी, ठीक है। नाउ ये इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन एक रिदमिक ब्रीदिंग होती है, जो कि यूपनिया की कंडीशन लाइक नॉर्मल ब्रीदिंग की कंडीशन में हमको पता नहीं चलती है। अब इसको डिटेल में ये समझिए। फर्स्ट डायग्राम में हम देखेंगे इंस्पायरेशन, जिसमें क्या हो रहा है, डायफ्राम जो है इधर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लंग एक्सपांड हो रहे हैं, रिब्स जो है इनकी अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, एंड क्या हो रहा है, एयर की एंट्री हो रही है। वहीं सेकेंड डायग्राम में यहाँ पे भी डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो रही है, वो सब लंग को नॉर्मल उसके ओरिजिनल पोजीशन में लेके जाएंगे, जहाँ उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा, एंड एयर एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। Now, what is inspiration? It is an active process. So, what do you mean by active process? यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। एक्टिव क्यों बोला है इंस्पिरेशन को? क्योंकि ये कंट्रोल्ड होती है। कभी कभी जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग की कंडीशन तो ठीक है, लेकिन हम इंस्पायरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इन कंडीशन ऑफ एक्सरसाइज क्या होता है कि ये रेट बढ़ जाता है ना, क्योंकि हम वहाँ पे अपना
एक्सरसाइज कर रहे हैं या अपनी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। वैसे ही इन कंडीशन ऑफ मेडिटेशन और डूइंग प्राणायाम हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग कंट्रोल मैकेनिज़्म को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे हम क्या होता है, थोड़ी देर के लिए सांस रोकने की प्रक्रिया होती है और डीप इंस्पिरेशन होता है जिसमें हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी करते हैं प्राणायाम में। तो ये सारी कंडीशंस होती है जहाँ पे इंस्पिरेशन को हम एक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सपायरेशन है वो हमेशा रिफ्लेक्स फिनोमिना होगा, इसीलिए वो पैसिव प्रोसेस होगी। ठीक है। सो इंस्पिरेशन में क्या होता है, थोरेसिक केज इंक्रीज हो रहा है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा में इलास्टिसिटी जनरेट हो रही है जिससे कि लंग का एक्सपेंशन हो रहा है और लंग पैरेन्काइमा का सेल्स का जो प्रेशर है वो फॉल हो जाता है और एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर एज कंपैरिजन टू उस वक्त ज़्यादा होता है। इसीलिए मूवमेंट ऑफ एयर कहाँ से होगी, फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लंग्स। मैकेनिज़्म ऑफ इंस्पिरेशन में दो तरह की मूवमेंट और दो तरह की मूवमेंट होती है, जैसे कि रिब्स की मूवमेंट हो गई और डायफ्राम की मूवमेंट हो गई। ठीक है। अब रिब्स की मूवमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे क्वाइट ब्रीदिंग या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकंड पेयर ऑफ रिब्स स्लाइट एक्टिव होती है, वहीं जो सेकंड टू सिक्स्थ पेयर ऑफ रिब्स है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करती है और इन्वॉल्व होती है। और सेकेंड टू सिक्स्थ पेयर ऑफ रिब जब फॉरवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट करती है तो वो क्या होता है, उससे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ लंग्स जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ लंग्स जब बढ़ता है तो सेकेंड टू सिक्स्थ पेयर ऑफ रिब्स की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पंप हैंडल मूवमेंट बोलते हैं। और ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण होता है। और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो T1 और T2 के थ्रू सप्लाई होती है। और उसके बाद में हम आए 7 to 10th पेयर ऑफ रिब्स। इसमें जो मूवमेंट होता है ये क्या करता है, ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ लंग्स को बढ़ाता है और इसकी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, बकल हैंडल मूवमेंट। ठीक है। सो पंप हैंडल मूवमेंट में क्या हो रहा है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ रहा है एंड द बकल हैंडल मूवमेंट जो लोअर रिब्स पार्ट ले रही है इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ रहा है। उसके बाद डायफ्राम की मूवमेंट देखें तो डायफ्राम से दो मसल फाइबर्स अराइज होते हैं, ज़िफिस स्टर्नम एंड इनर सरफेस ऑफ लोअर सिक्स्थ रिब्स से उसके मसल फाइबर्स अराइज होते हैं। उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण डायफ्राम की मूवमेंट होती है। ठीक है। और फर्स्ट में एक्सपायरेशन के टाइम पे डोम शेप्ड हो जाएगा, है ना, ये डायफ्राम डोम शेप्ड हो जाएगा जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपायरेशन के टाइम पे टोटली रिलैक्स होता है, नॉर्मल पोजीशन में हो जाएगा। नाउ ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है, फ्रेनिक न्यूरॉन्स जैसे C3, C4 और C5 जिनको सप्लाई करते हैं मसल फाइबर्स वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक बार में 1.5 सेंटीमीटर का कंट्रैक्शन होता है और डीप इंस्पिरेशन में 7 सेंटीमीटर का कंट्रैक्शन होता है। ठीक है। जिसके कारण वर्टिकल डायमीटर बढ़ता है थोरेसिक केज का और एक बार में हम अप्रॉक्स 200 to 300 ml ऑफ एयर सक्ड इन कर लेते हैं एंड नॉर्मल रेट कितना है, अप्रॉक्स 500 ml जब हम डीप इंस्पिरेशन करते हैं। सो ये एक बेसिक डायग्राम इंस्पिरेशन का जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में समझ लिया है। इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो हमने इसके मसल फाइबर्स देखे, इसके नर्व सप्लाई देखे। अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है और डायफ्राम जो है इन दोनों की मूवमेंट से ही इंस्पिरेशन जो है पॉसिबल हो पाता है। ठीक है। तो ये दोनों ही कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं रेस्ट कंडीशन में, इन्हीं के कारण एडिक्वेट वेंटिलेशन स्टेट बनती है हमारी। उसके बाद जब बायलैटरल फ्रेनिक नर्व पाल्सी होता है, जैसे कि हमने देखा कि C3, C4 एंड C5 मसल्स नर्व फाइबर्स जो है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को सप्लाई कर रही है। तो अगर नर्व पाल्सी हो गया, फ्रेनिक नर्व पाल्सी हो गया, तो यहाँ क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल्स अफेक्ट हो जाएगी जिसके कारण बहुत ज़्यादा लेबर्ड ब्रीदिंग करने की कंडीशन हो जाती है। लेकिन ये
ट्रीटेबल है। उसके बाद में हम देखेंगे जब ट्रांजेक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड में, अगर थर्ड सर्वाइकल सेगमेंट के ऊपर ट्रांजेक्शन हुआ है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, और ये बिना आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के इसको हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं या रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर C5 के बिलो सेगमेंट में ट्रांजेक्शन हुआ है स्पाइनल कॉर्ड में तो फिर भी ये मैनेजेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे डायफ्राम इंटैक्ट होता है। ठीक है, ये है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। नाउ हम डायफ्राम की पोजीशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी पोस्चर्स। सिटिंग पोजीशन में क्या होता है, डायफ्राम जो है एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमिनल कंटेंट्स को प्रेशराइज नहीं करता है। सिटिंग पोजीशन मोस्ट कंफर्टेबल स्टेट होती है फॉर रेस्पिरेशन, और यहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एब्डोमिनल कंटेंट्स नीचे की तरफ प्रेस रहते हैं, और जिसके कारण जो है रिजर्व वॉल्यूम नॉर्मल या एडिक्वेट मेंटेन होता है ना। तो जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हम इरेक्ट सिटिंग पोजीशन लेते हैं, क्योंकि ये जो है मोस्ट कंफर्टेबल स्टेट होती है ब्रीदिंग फिनोमेना को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन में क्या होता है, एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, डायफ्राम के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। जब डायफ्राम के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा तो वो क्या करेगा, वो सीरीज में लंग्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, और जिसके कारण लंग का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा। तो जब ऐसा होता है तो हमारी जो अमाउंट ऑफ एयर जो हम ब्रीदिंग करेंगे उसमें कमी आ जाएगी, है ना। तो स्टैंडिंग पोजीशन में हमारा ब्रीदिंग रेट थोड़ा कम हो जाता है, और लाइंग पोजीशन इज़ द मोस्ट अनकंफर्टेबल स्टेट होती है ब्रीदिंग कंट्रोल के लिए। इंस्पिरेटरी मसल्स कौन कौन सी होती है, प्राइमरी एंड द एसेसरी मसल्स। प्राइमरी में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड द एडक्टर मसल्स, और एसेसरी मसल्स में होती है स्कैलिन मसल्स, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल्स जो नेक पे होती है, एंटीरियर सेरेटाई मसल एंड द पेक्टोरलिस मसल्स जो शोल्डर में होती है। नाउ वी स्टार्ट द एक्सपायरेशन। जैसे कि पहले भी समझाया है कि एक्सपायरेशन इज़ अ पैसिव प्रोसेस। ये क्या होता है, एक रिफ्लेक्स फिनोमेना होता है। अगर इंस्पिरेशन हुआ है तो एक्सपायरेशन होगा। क्यों? क्योंकि लंग्स में जैसे मेम्ब्रेन में इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, एक मस्कुलेचर स्ट्रक्चर, तो इलास्टिक रिकॉइलिंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी स्प्रिंग को अगर प्रेस करते हैं तो उसको जब भी हम छोड़ेंगे तो फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाएगा। वैसे ही लंग्स का होता है कि जब मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो इंस्पिरेशन होगा, लेकिन फिर वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जब वो रिलैक्स होगी तो लंग्स फिर अपनी बैक टू नॉर्मल पोजीशन में जाएंगे और एक्सपायरेशन होगा, है ना। तो ये एक्सपायरेशन जो होती है पैसिव प्रोसेस होती है। अब एट रेस्ट पे एक नॉर्मल एडल्ट जो है 12 to 14 आवर्स पर मिनट के रेट पे ब्रीदिंग करते हैं, और अप्रॉक्स अमाउंट ऑफ एयर कितना इनहेल करते हैं हम एट वन टाइम 500 ml ऑफ एयर। ठीक है, 6 to 7 लीटर्स ऑफ एयर जो है हम ब्रीदिंग और ब्रीद आउट करते हैं पर मिनट, और इस रेट को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन और द पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एक्सपायरेशन, जिसमें डायफ्राम रिलैक्सड है, लंग का सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है और एयर एक्सपेल्ड आउट होगी फ्रॉम द लंग्स टू द एयर। मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन में देखा हमने वॉलंटरी एक्सपायरेटरी एफर्ट्स कहाँ मिलते हैं, एक्सरसाइज में या ब्रोंकियल एस्थमा की कंडीशन में हमको वॉलंटरी एक्सपायरेटरी एफर्ट्स देखने मिलेंगे। इसमें कौन सी मसल्स पार्ट ले रही है, इज़ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल्स एंड द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके कारण इंटर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा। वो क्या करेगा, डायफ्राम को अपवर्ड मूव कराएगा एंड लोअर रिब्स को मीडियली एंड डाउनवर्ड मूव कराएगा, पुश करेगा, जिसके कारण क्या होगा, लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन लंग्स मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड लंग्स का साइज डिक्रीज होगा। वही इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ऑब्लिकली डाउनवर्ड एंड पोस्टीरियर मूवमेंट करवाती है एंड रिब्स को डाउनवर्ड पुश करती है। एंड द एसेसरी मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन आर एडक्टर मसल्स ऑफ द वोकल कॉर्ड, लेकिन इनका बहुत ही स्लाइट रोल होता है बिकॉज ये कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। इनका क्या काम होता है, जैसे कि हमने देखा कि ये क्या करती है, एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया इसको प्रिवेंट करती है।
नाउ 2 मूवमेंट्स देखी थी हमने इंस्पायरेशन के टाइम पे, अपर रिब्स और लोअर पार्ट ऑफ रिब्स में। जो फर्स्ट इज़ द पम्प हैंडल मूवमेंट, जो 2nd to 6th पेयर ऑफ रिब्स के कारण होती है। इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये क्या करते हैं, लंग्स को एंटीरियर पोस्टीरियरली एक्सपैंड करते हैं। वहीं सेकेंड इज़ द बकेट हैंडल मूवमेंट। ये कहाँ होती है, लोअर पार्ट ऑफ रिब्स में 7th to 10th पेयर ऑफ रिब्स के कॉन्ट्रैक्शन में के कारण होती है। और इसके कारण क्या होता है, लंग्स जो है ट्रांसवर्सली एक्सपैंड आउट होते हैं। अब नॉर्मल फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशंस क्या है, इनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये सब हम जानते हैं। फर्स्ट इज़ द गैसियस ट्रांसफ़र। ऑक्सीजन कहाँ से, एल्वियोलाई से वीनस ब्लड के थ्रू टिश्यूज़ में सप्लाई होता है। वहीं जो टिश्यूज़ की कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के थ्रू एयर में एक्सपेल्ड आउट होती है और ये होता है गैसियस ट्रांसफ़र। सेकेंड इज़ अ रेगुलेशन ऑफ PCO2 ऑफ ब्लड। pH मेंटेन करके रखता है ये। रेगुलेशन ऑफ pH ऑफ ब्लड। CO2 में क्या होता है कि जो आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ना, एट 40 mm ऑफ Hg, ये वेरियस वाइटल फंक्शंस के लिए नेसेसरी होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में, है ना। तो ये बाइकार्बोनेट आयंस जो है ये रेगुलेट करने के लिए रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। नाउ नेक्स्ट इज़ एक्सक्रीशन ऑफ सर्टेन वॉलेटाइल गैसेज ऑल्सो। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा क्लोरोफॉर्म, ईथर, अमोनिया लाइक सेवरल गैसेज को एक्सपेल्ड आउट करने के लिए। पंपिंग एक्शन जो होता है, क्योंकि लंग्स जो है वो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है और जो पंपिंग एक्शंस हम या मूवमेंट ऑफ डायफ्राम और रिब्स देख रहे हैं ना, तो इस मूवमेंट के कारण क्या होता है, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट होती है अपर पार्ट ऑफ बॉडी में, जिसके कारण जो सुपीरियर वेना कैवा से हमको जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में कैरी करने के लिए ज़रूरी होती है। ये जो पंपिंग एक्शन होता है हमारे ब्रीदिंग मैकेनिज्म के टाइम पे, इसके कारण क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होती है ब्लड की इनटू द राइट एट्रियम में फ्लो करने के लिए। ये था आज का टॉपिक और इट्स कंप्लीट नाउ। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमको रेस्पिरेशन या गैसियस ट्रांसफ़र के पहले समझने की ज़रूरत थी। इसके बाद हम अब नेक्स्ट पार्ट को जल्दी प्लेस करेंगे और उसमें अब डिटेल में पढ़ेंगे ब्रीदिंग मैकेनिज़्म ऑफ गैसियस ट्रांसफ़र इनटू द टिश्यूज़ और सेल्स। ऐसे ही बने रहिए, इसको आप डिटेल में फुल वीडियो वॉच करिए और जहाँ से प्राइमरी डेविएशन हुआ है वहीं करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो ये जो डिटेल में हम पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी, ये इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम बहुत अच्छे से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू कमेंट्स और एनी सजेशंस। ये इट विल हेल्प मी मोर कैसे मैं अपनी वीडियोस और अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ। Then please do not forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.